तो कैसे है मेरे जिगर के छल्लो? बढ़िया है? कितना अच्छे से हो रहा है ना? चैप्टर में दिक्कत आई नहीं ना? आएगी भी नहीं। अरे दिक्कत है तो फिर हम किस लिए हैं? तो दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में आगे तक। और आगे तक बस मेरी एक बात याद रखिएगा, डायग्राम। मैंने शुरू से आपको एक ही चीज़ बोली है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, मगर मैं आपसे शुरू से एक ही चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि डायग्राम पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको डायग्राम ना बहुत ही अच्छे से बनाने हैं, मतलब ड्राइंग में चाहे ऊपर नीचे हो जाए, मगर डायग्राम में जो मार्किंग होती है ना, जो नामांकन होता है, वो बहुत ज़रूरी है। सही है बात? आइए दोस्तों, अब इन सब के बाद आज हम बात करें जड़ की। और जड़ में भी जिस जड़ की आज हम बात करेंगे उसका नाम है द्विबीजपत्री जड़। और द्विबीजपत्री जड़ को हम एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं डायकॉट रूट। दोस्तों दो प्रकार की जड़ हम लोगों ने देखी है, एक हमने देखी एक बीजपत्री, एक हमने देखी द्विबीजपत्री। और दोनों जड़ देखने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। घास की जड़ देख लेना, वो एक बीजपत्री की है, और पीपल के पेड़ की जड़ देख लेना, वो द्विबीजपत्री है। उखाड़ के देख लेना पीपल का पेड़, नहीं उखड़ेगा, मुझे पता है, तभी बोल रहा हूँ। कोई छोटा सा पेड़ जो आप लगाते हो ना द्विबीजपत्री का, चाहे शीशम का पेड़ हो, छोटा सा बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, तो आप उसकी जड़ को देख सकते हैं। उसकी जो जड़ें होंगी वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगी, इस प्रकार से, बहुत साफ साफ। तो इसे हम बोलते हैं द्विबीजपत्री जड़ें। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रकार की जड़ को हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट, यानी कि टैप जड़। रूट का मतलब जड़ होता है, उसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। डायग्राम की शुरुआत सबसे पहले एक ही जगह से होगी, जिसका नाम है अधिचर्म। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अधिचर्म। दोस्तों ऊपर की तरफ ऐसे एक चर्म पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अधिचर्म, बना दीजिएगा, ठीक है। सो इसे हम बोलेंगे अधिचर्म या एपिब्लेमा। अधिचर्म के ऊपर एक कोशिकीय मूलरोम पाए जाते हैं जो अवशोषण का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे एक कोशिकीय मूलरोम बना दीजिएगा। ये दोस्तों एक कोशिकीय क्या है? मूलरोम। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये है एक कोशिकीय मूलरोम। दोस्तों आगे एक और चीज़ है, अधिचर्म के नीचे की तरफ अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आपको एक लेयर उपस्थित होगी जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या हम बोलते हैं वल्कुट। तो यहाँ पे बहुत सारी आप वल्कुट की कोशिका बना सकते हैं इसे। तो दोस्तों ये जो कोशिका हो गई, ये किस चीज़ की कोशिका है? वल्कुट। एक बार ना प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा डायग्राम की। कोशिश करिएगा कि जो भी आप डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम नीट और क्लीन बने, बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों ये कोशिका हो गई किसकी? वल्कुट की। एक और बना देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वल्कुट। वल्कुट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब तो अंग्रेजी हो गए भैया अपन। कॉर्टेक्स। और बनी किससे होती है दोस्तों? ये बनी होती है पैरेन्काइमा यानी कि मृदु ऊतक से। किससे बनी होती है? पैरेन्काइमा, या फिर किससे बनी होती है? मृदु ऊतक से। ऐसे लिख देता हूं मैं, मृदु ऊतक। सही है बात? दोस्तों अंदर की तरफ अब आएगा अंतःस्त्रम। तो अंतःस्त्रम भी बना लेंगे इसमें, और वो बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। दोस्तों ये एक हमने बना लिया अंतःस्त्रम, तो बना लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, मार्क कर दीजिएगा अंतःस्ट्रम या एंडोडर्मिस। दोस्तों अब इसके बाद अंदर की तरफ बनाएंगे हम जाइलम और फ्लोएम। तो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से कुछ ऊतक बना देंगे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाने हैं। और इसी तरीके से आप लोग इस साइड बनाएंगे इसको। आकार का थोड़ा सा याद रखिए, ये जो सबसे पीछे बनाए उसका आकार सबसे छोटा होगा, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और इसको ऐसे करके डबल कर दीजिएगा। अब मैं आपको लगभग सब कुछ बता चुका हूँ, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो उसमें तो किसी को कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी हम बात करते हैं, इसकी तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और अगर हम बात करते हैं इस अंदर वाले की तो इसे हम बोलते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ कोशिकाएं और बना देंगे ऐसे, जो है फ्लोएम। तो आप ऐसे बना दीजिएगा इस तरीके से। वैसे डायग्राम देख के आप एक चीज़ सही समझ रहे हैं, जो बच्चा मेरा अच्छे से देखा है जिसने पुराना लेक्चर, वो ये बात बोल रहा होगा कि सर ये तो अरीय रूप से लगा हुआ है। बताया था आपको संवहन पुल कितने प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो ये अरीय संवहन पुल है। ऊतक तंत्र पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे कई सारे संवहन पुल मैंने आपको बताए थे। तो उनमें से दोस्तों वही एक संवहन पुल है जिसे हम क्या बोलते हैं, अरीय संवहन पुल। तो ध्यान से इस डायग्राम को देख लीजिएगा, बस सही है दोस्तों। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे फ्लोएम। यहाँ तक के डायग्राम में देखिएगा जरा, कोई भी दिक्कत है क्या किसी भी तरीके की? जी, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें दोस्तों। आगे अब आपको क्या करना है कि जो आपने अभी डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में अब आपको बहुत सारी कोशिकाएं बनानी है, जिसे हम कंजक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाओं का आप इस तरीके से निर्माण कर दीजिएगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं इसमें। बन जाएगा। ऐसे दोस्तों इस चीज़ को हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जो पैरेन्काइमा से बना होगा, कंजक्टिव ऊतक, और बीच में जो चीज़ पाई जाती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं पित्त या मज्जा। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं, तो जो अंतःस्ट्रम होती है, अब ज़रा देखिएगा, ज़रा ऊपर से चलते हैं। अधिचर्म जो होती है ये ऊपर का प्रोटेक्शन लेयर बनाती है। अधिचर्म के ऊपर होते हैं मूल रोम, जो मूल रोम अवशोषण करने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, मूल रोम हमेशा परिपक्वन क्षेत्र में ही होंगे। इसका मतलब, जो परिपक्वन क्षेत्र बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है दोस्तों, कभी भी आप अगर जड़ की बात करते हैं, तो मैंने जड़ का एक डायग्राम आपको बहुत बार बना चुका हूँ। एक डायग्राम को हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक जड़ है, ये एक जड़ है, तो जड़ के अंदर सबसे नीचे वाला एक क्षेत्र पाया जाता है ऐसा। इसके ऊपर आपको एक और क्षेत्र मिलेगा जो होगा कुछ ऐसे, और इसके ऊपर आपको एक और क्षेत्र मिलेगा जो होगा दोस्तों कुछ ऐसे। और ऊपर वाले क्षेत्र में आप लोग इस तरीके से कैसे संरचना बनाएंगे दोस्तों, ये भी जड़ है, ये भी क्या है, जड़। तो इसी जड़ का डायग्राम जो होता है, अगर आपको एग्जाम में 11th क्लास में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं, मगर समझने के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ये है। मगर ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ होती है ज़रा देखिएगा,
दोस्तों आगे आगे इसमें उपस्थित होता है ये, जिसे हम बोलते हैं मूलगोप। याद आ गया होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मूलगोप के पीछे एक क्षेत्र होता है ये, जिसे हम बोलते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र मतलब सारी कोशिका इसमें विभाजन करने का कार्य करेगी। विभज्योतकी क्षेत्र के जस्ट पीछे होगा ये वाला, जिसे हम बोलेंगे दीर्घीकरण क्षेत्र। ऐसी विभज्योतकी कोशिका जो विभाजन नहीं करेगी वो क्या बनाएगी, दीर्घीकरण क्षेत्र। और दीर्घीकरण क्षेत्र के जस्ट पीछे होगा ये, जिसे हम बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, परिपक्वन। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये जो मैं आपको संरचना बनाई रखी है, ये क्या है, ये है मूल रोम। दोस्तों पादप में कुछ इस प्रकार से होती है, जड़ की ये संरचना है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक था वो क्या था, वो था द्विबीजपत्री जड़। और हम लोगों ने द्विबीजपत्री जड़ में क्या क्या चीज़ देखी, हमने ये देखा कि जो द्विबीजपत्री जड़ होती है उसकी संरचना ऐसी होती है। तो द्विबीजपत्री जड़ में जो अधिचर्म होता है, सबसे भारी परत होती है। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या चीज़, बाहरी परत। और यही चीज़ आपको पॉइंट्स में लिखनी है, आपको लिखना है पॉइंट्स में। डायग्राम के अलावा आपको यही चीज़ का पॉइंट्स या बिंदु बनाने हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ द्विबीजपत्री परत भारी परत होती है, तो आप लिख देंगे। इसे हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं, लिखेंगे आप। और आप लिखेंगे इसके ऊपर, अधिचर्म के ऊपर क्या उपस्थित होता है, मूल रोम। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, इस अधिचर्म के ऊपर क्या उपस्थित होंगे, मूल रोम। और दोस्तों ये किस किस चीज़ का अवशोषण करेंगे, ये अवशोषण करेंगे जल का और खनिज लवण का। तो ये अवशोषण करेंगे जल व खनिज लवण, क्योंकि इस द्विबीजपत्री परत के ऊपर क्या पाई जाती है, मूल रोम। और ये अवशोषण करने का क्या करेंगे, कार्य है। द्विबीजपत्री परत के नीचे मतलब अधिचर्म के नीचे एक बहुत सारी परत, एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वलकुट। वलकुट की ज़्यादातर कोशिका, सभी कोशिका किसकी बनी होती है, मृदुऊतक। और मृदुऊतक को आप दूसरे नाम में क्या बोलते हो, पैरेन्काइमा। मृदुऊतक के अंदर पाया जाता है अंतःस्त्रम, जिसे हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा दोस्तों, होता क्या है कि एंडोडर्मिस में एक पट्टिका पाई जाती है, जिस पट्टिका को हम बोलते हैं कैस्पेरिन पट्टिका। ऐसे दोस्तों अगर आप इस पट्टिका को देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इस पट्टिका को हम कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन पट्टिका। बातों की गहराई में उतरना सीखो बस। ऊपर वाली बात क्लियर हो गई, अधिचर्म। अधिचर्म के ऊपर होगा मूल रोम। मूल रोम काम करेंगे किस चीज़ का, अवशोषण का। तो मूल रोम ने तो एक काम कर दिया, वो क्या है, अवशोषण। मूल रोम के बाद जो अधिचर्म है उसके बाद एक परत आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःस्त्रम से पहले वलकुट। वलकुट की बहुत सारी लेयर उपस्थित होती है। वलकुट की सभी कोशिकाएं मृदु ऊतक से बनी होती है। इसकी बनी होगी मृदु ऊतक। अब वलकुट के बाद एक और स्तर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःस्त्रम। ये रहा दोस्तों, अंतःस्त्रम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसका नाम है कैस्पेरिन पट्टिका। याद रखिएगा, कैस्पेरिन पट्टिका बनी होती है सुबेरिन से। इसका मतलब ये जो कैस्पेरिन पट्टिका होती है, ये जल को या जल के लिए पारगम्यता का काम नहीं करती। जैसे ही जल आया, ये पट्टिका है मना कर देगी। मान लो ये जड़ है, यहाँ से जल अवशोषित हुआ, अवशोषित होने के बाद अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, और जड़ अवशोषित होने के बाद यहाँ पे पहुँचा, तो ये वाली कोशिका मना कर देगी, कह रहा जड़ पानी को अंदर नहीं आने दूंगी। कह रहा क्यों, कह रहा मैं जल को अंदर नहीं आने दूंगी, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ।
तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लीकेज से बचा रही है, और अंदर से जो जल है वो इन कोशिकाओं के थ्रू बाहर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये मान लो कि ऐसी कोशिकाएं, अंतःस्ट्रोम की ऐसी कोशिकाएं जिन कोशिकाओं में कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं के द्वारा जल की पारगम्यता नहीं होती है, वो बंद करके रखता है। बात सही है। अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम, जो अरीय तरीके का होता है। कैसा होता है? अरीय। तो जाइलम और फ्लोएम की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं संवहन ऊतक या संवहन पूल, अरीय व बाह्य आदि दारुक होते हैं। अब आप कहोगे सर अरिय तो ठीक है, बाह्य आदि दारुक का क्या मतलब है? दोस्तों प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ, यानी कि आप लिखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम पाया जाता है बाहर की ओर। ये देखो बिल्कुल बाहर की ओर क्या है? प्रोटोजाइलम। और अंदर की ओर कौन है? मेटाजाइलम। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है मेटाजाइलम अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए। क्या आप लिख सकते हो? जो मेटाजाइलम है वो अंदर मज्जा की ओर होता है, जबकि प्रोटोजाइलम अंतःस्ट्रोम की तरफ होता है। बताओ कितना आसान है? बात सही है। दोस्तों जाइलम पूलों की संख्या याद रखिएगा, ये वाली बात, जो जाइलम पूल हैं यानी कि जाइलम है, उनकी संख्या 2 से 4 तक हो सकती है। यानी कि जाइलम पूल आपको 2 भी मिल सकते हैं और 4 भी मिल सकते हैं। देखो ये जाइलम पूल 4 हैं इसमें, परफेक्ट बात है, ठीक है। किनारे की तरफ क्या मिलेगा? फ्लोएम। और अंदर की तरफ बहुत सारी कोशिका मिलेगी जो अंदर का पूरा एरिया क्या कर देगी? कवर। और अंदर आपको क्या मिलेगी? एक मज्जा, या जिसे हम बोलते हैं पित्त। दोस्तों ये डायग्राम है आपके पास किस चीज़ का? द्विबीजपत्री जड़ का। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में बहुत सारे फर्क होते हैं। जैसे जो मैंने कैस्पेरियन पट्टिका बताई है, इससे अधिक कैस्पेरियन पट्टिका विकसित किस में होगी? एक बीजपत्री में। तो जब एक बीजपत्री हम घास की बात करेंगे तो उसके अंदर कैस्पेरियन पट्टिका अधिक विकसित होगी एज कंपेयर टू द्विबीजपत्री मूल के। ये फर्क है, डिफरेंस। बात सही है? बिल्कुल 100%, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास होता है द्विबीजपत्री मूल। ये वाला डायग्राम आपको पता ही है। विभजोत्तर की कोशिकाएं विभाजन करती जाएंगी आगे इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि जड़ जब खोदती रहेंगी मृदा को तो आगे की कोशिकाएं नष्ट हो सकती है। तो इन कोशिकाओं को प्रोटेक्शन के लिए आगे क्या उपस्थित है? मूलगोप। इन कोशिकाओं के पीछे का जो क्षेत्र होता है वो किसका है? दीर्घीकरण क्षेत्र। ऐसी विभजोत्तर की कोशिका जो विभाजन नहीं करेगी वो कहाँ है? दीर्घीकरण क्षेत्र में। दीर्घीकरण क्षेत्र के जस्ट पीछे एक और स्तर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? परिपक्वन क्षेत्र। ऐसी कोशिका जो परिपक्व हो गई है। और याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि परिपक्वता कि जो परिपक्वन क्षेत्र होता है या जो मूल रोम होते हैं जो कहाँ उपस्थित होते हैं? आंसर परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम उपस्थित होते हैं। और जितने मूल रोम उतना अवशोषण। अगर मूल रोम 2 हैं अवशोषण 2 ही कर पाएंगे, मूल रोम 10 हैं अवशोषण 10 करेंगे। इसका मतलब अवशोषण की जो दर है वो मूल रोम की संख्या के समानुपाती होती है। ओ मैथमेटिक्स, मैथ्स आ गई? कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो आ सकती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात आती है मेरे प्यारे साथियों, वो आती है कैस्पेरियन पट्टिका की। याद रखिए ना सुबेरिन से बनी होगी, जल के लिए अपारगम्य होगी, जल को ना बाहर से अंदर आने देगी ना अंदर से बाहर जाने देगी। जल जिस जगह से अंदर आएगा और बाहर जाएगा उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, ये जिन्हें हम बोलते हैं पासेज सेल या फिर वाहित कोशिका, पासेज या फिर पथ कोशिका। जो ज़्यादा दिमाग लगाना कि कैस्पेरियन पट्टिका, आपने इसको नाम क्या बोला? वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसकी खोज की थी, नाम था कैस्पेरी, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया कैस्पेरियन पट्टिका बोलो। जैसे गॉल्जी का को कैमिलो गॉल्जी ने दिया, बोला मेरे नाम पे रखो इसको, कैमिलो गॉल्जी हूँ मैं, नाम रखो गॉल्जी का है, रख दिया, कोई बात नहीं। खैर उसने तो गॉल्जी बॉडी रखा होगा क्योंकि गॉल्जी का है तो हिंदी में, ठीक है। तो ये पासेज सेल होगी जो अंदर जल को लेके जाएगी, या अंदर से बाहर भी अगर कभी आएगा तो यहीं से ही आ सकता है। मगर
इन कोशिकाओं से जल की अंदर आने जाने की मनाही है। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। बात सही है? यहाँ तक समस्या नहीं है? तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द्विबीजपत्री मूल। कितना आसान है ना। अब एक बीजपत्री देखना, कंपैरिजन कर लेना दोनों का, आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, ओके, नोट करो, स्क्रीनशॉट खींच लेना। थैंक यू सो मच। तो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और जो डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो है द्विबीजपत्री का। दोस्तों अब हम एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे जो किसका होगा? एक बीजपत्री का। सामने बना रहा हूँ तो कंपैरिजन आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले बाहर की ओर उपस्थित होगी क्या? अधिचर्म। तो वो तो मैं नहीं बना रहा, आप कहो तो बस मैं यही बना दूँ अंदर की बात, क्योंकि असली चीज़ तो यही है। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर अंदर की चीज़ बना देते हैं, और वो है ये। ठीक है भाई, गोला सही बन गया, बहुत ही बढ़िया। आपसे ही बनेगा मगर थोड़ा सा समय लगेगा, फिर गोला बढ़िया बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे डायग्राम किस चीज़ का बन रहा है बताओ? यहाँ पे बन रहा है एक बीजपत्री का। मतलब मोनोकॉट रूट। दोस्तों सबसे पहले बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। बाहर की परत है, क्या बोलते हैं इसको हम? अंतःश्रम। मार्क कर रहा हूं, देखो हो गया। अंतःश्रम के बाद एक चीज़ तो आपने बनाई थी वहाँ पे भी, क्या? रेड से देखो क्या बनाया, बिल्कुल सही। पासेज कोशिका या फिर पथ कोशिका। ठीक है भाई, तो इस लाल वाले को क्या बोल देंगे अपन? कैस्पेरियन पट्टिका। किससे बनी होगी कैस्पेरियन पट्टिका? बिल्कुल सही, सुबेरिन से। इसको बोलते हैं सुबेराइज्ड होती है, मतलब बनी किससे होती है? सुबेरिन से। अगली चीज दोस्तों, ये जो कोशिका आपको दिख रही है बीच बीच में, ये कोशिका कौन सी है? पथ कोशिका, जहाँ पे कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाएगी। तीन चीज हो गई, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, अगली बात यह कि यहाँ पे एक और कोशिका उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं परिरंभ। अरे एक काम और करना दोस्तों, यहाँ पे ना इसके साथ साथ एक कोशिका यहाँ पे और बना लेना, मतलब इस तरीके से मैं एक लेयर बना रहा हूँ, देखो अलग से, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ऐसे दोस्तों इसे परिरंभ कर दीजिएगा। ये ऐसे, ठीक है। और क्या लिख देंगे इसे? यहीं पे लिख देते हैं इसको परिरंभ। और दोस्तों ये परिरंभ बना होगा पैरेनकाइमा के एक प्रकार से, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। ठीक है, अब इसमें तो अच्छे से बना देते हैं अपन। ये परिरंभ है, ठीक है भाई।
किसी की कोशिकाएं परिरंभ, तो लो वही परिरंभ। अंदर की ओर उपस्थित है जाइलम और फ्लोएम। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने इसमें आपको बताया था 2 से 4, मगर यहाँ पे ज़्यादा होंगे। अब जरा देखते हैं जाइलम और फ्लोएम कैसे होंगे। इसमें जिससे बनाया उससे ही बना दो। ठीक है भाई, बन जाएंगे। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, जाइलम और साथ साथ बना दीजिए फ्लोएम। इससे क्या ये फ्लोएम, और अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं अब ये सब के सब भर दीजिएगा। ब्लू से करा था अपन ने इसमें वाला काम, तो ऐसे ही वही कर दीजिए, ऐसे ही बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अच्छा बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, अंदर की ओर मेटाजाइलम। ये हो गया प्रोटोजाइलम और ये हो गया मेटाजाइलम। बीच में उपस्थित होगी क्या, मज्जा। ठीक है भाई, डायग्राम हो गया किस चीज़ का, एक बीज पत्री। ध्यान से देखिएगा दोस्तों डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। दोस्तों बहुत ही अच्छी सी बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे संवहन पुलों की संख्या लगभग 6 से ज़्यादा होगी, 6 से अधिक। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मगर दोस्तों यहाँ पे एक अपवाद है प्याज, लिख लीजिएगा। प्याज के अंदर संवहन पुल की संख्या ना कम होती, मतलब 2 से 6 के बीच में ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये वाली बात आपको लिखनी है कि प्याज एक अपवाद है एक बीजपत्री जड़ का, जिसमें संवहन पुलों की संख्या कितनी होती है, 2 से 6 के मध्य। तो यहीं पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, अपवाद प्याज। मज्जा इसमें कैसी होगी, सुविकसित होगी, जबकि इसमें पूरी विकसित नहीं होती। तो लिख सकते हैं आप सुविकसित क्या होती है, मज्जा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। दोस्तों ये पूरा का पूरा डायग्राम है हमारा। और एक बात अगर आप और मेंशन करना चाहें तो एक चीज़ आप और मेंशन कर सकते हैं कि एक बीजपत्री जड़ में जो जाइलम वाहिकाएं पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, जाइलम वाहिकाएं वो अंडाकार हो सकते हैं या फिर गोल। जबकि यहाँ पे अगर मैं इसी जाइलम वाहिकाओं की बात करूं तो इसमें ये कैसी होगी, कोणीय। अंतरों में अगर आप चाहें तो इसको स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि अंतर बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके सामने जो डायग्राम अभी मैंने ड्रॉ किया उसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, आप दोनों में बहुत ही अच्छे से अंतर को सुस्पष्ट कर सकते हैं। कैस्पेरियन पट्टिका की बात याद रखिएगा, एक बीजपत्री में कैस्पेरियन पट्टिका अधिक विकसित होती है बजाय द्विबीजपत्री की, मज्जा अधिक विकसित होती है बजाय द्विबीजपत्री के। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम 6 से अधिक होंगी, जबकि आपको पता है 4 ही होते हैं यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है एक बीजपत्री का। अपवाद याद रखिएगा, प्याज। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है।
स्नैपशॉट और एक स्क्रीनशॉट जरूर खींच लेना इस चीज़ का, क्योंकि आपके सामने दो चीज़ अच्छे से आ गई, एक बीजपत्री भी आ गई, सॉरी एक बीजपत्री भी आ गई और द्विबीजपत्री भी आ गई। तो दोनों के डायग्राम में अब एक लाइन आप खींचेंगे और दोनों का डिफरेंस बताएंगे। आपके पास अब 3 काम हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती में फर्क, अंतर, एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने में अंतर, और एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर। दोस्तों ये पता है कैसी होती है वैसे देखोगी तो, फाइब्रस, रेशेदार, मतलब ऐसी होगी ये जड़, कुछ ऐसी। देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तो आपको जनरली ये वाली जड़ जो मिलेगी घास में, आपको एक बीजपत्री है तो आपको यही मिलेगी। एक बार सर्च करिएगा, देखिएगा, आपको मज़ा आएगा उस डायग्राम को भी अच्छे से देखने में। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर, अच्छे से, डाउट तो नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया। नोट करो, डायग्राम अच्छे से बनाना, मुझसे भी अच्छे बना सकते हो, आपको मुझे पता है। कॉपी पे बनाना है, अच्छे ही बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे। सो प्यारे साथियों, कैसे हैं? बढ़िया। दोस्तों अभी तक की जो सारी आंतरिक संरचनाएं हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लियर की होगी, अच्छे से पढ़ा आपने कि आखिर आंतरिक संरचना कैसी होती है। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ चीज़ों को, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल में द्वितीयक वृद्धि के बारे में। दोस्तों तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है द्वितीयक वृद्धि। और दोस्तों द्वितीयक वृद्धि को हम एक और नाम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। एक छोटा सा क्वेश्चन जो दिमाग में आना भी चाहिए और आता भी होगा कि सर आखिर ये द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। तो समझने वाली बात तो ये है कि जो प्राथमिक वृद्धि के बाद जो वृद्धि होगी उसी वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक वृद्धि। कितनी इजी है देखो चीज़। अगर ऐसी कोई भी वृद्धि जो प्राथमिक वृद्धि का कहाँ हो रही है, बाद हो रही है, तो ऐसी वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक वृद्धि। बात सही है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बोला है, नहीं तो एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही अच्छा है। मैं रेस के अंदर एक बार सेकेंड आया, किसी ने मेरे से कहा अर्षित क्या बात है यार, अच्छा तेज़ दौड़ता होगा तू। मैंने कहा क्यों, कह रहे यार सेकेंड आया ना तू। मैंने कहा यार दौड़ ही दो रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप सेकंड तभी आ सकते हो जब आपसे पहले कोई फर्स्ट आया हो, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि के बाद जो भी वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो याद करिएगा, मैंने जब आपको शुरू में इस चैप्टर को शुरू किया था, शुरुआत की थी जब इस चैप्टर की, उस कंडीशन में मैंने आपको एक बात बोली थी। मैंने आपसे कहा था कि पादपों के पास प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो 2 जगह से होती है, जिनको आप प्राथमिक वृद्धि की श्रेणी में डालते हो। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। एक होता है शीर्षक विभज्योतक और एक होता है मध्यस्थ विभज्योतक। मगर दोस्तों एक विभज्योतक और बच रहा था, तीसरा कौन सा था? बिल्कुल सही है, वो तीसरा था पार्श्व विभज्योतक। और मैंने आपसे बोला था कि जो पार्श्व विभज्योतक होता है वो चीज़ों की मोटाई में वृद्धि करता है। तो 2 प्रकार के विभज्योतक तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इन दोनों प्रकार के विभज्योतक में क्या होता है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक विभज्योतक क्या चीज़ होती है। मगर अब हम यहाँ पे ये वाली बात भी हमने क्लियर कर ली कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। सबसे पहले अगर कोई वृद्धि होगी तो वो होगी प्राथमिक वृद्धि। पेड़ पौधों की हाइट का बड़ा होना, आकार का बड़ा होना, प्राथमिक वृद्धि। मगर बाद में जब पेड़ पौधों की हाइट बढ़ जाती है तो उसके बाद नीचे से आधारी क्षेत्र से उनका मोटा होना, द्वितीयक वृद्धि। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पेड़ आप देख सकते हैं, और पेड़ में आपने नीचे से देखा होगा उनका जो आधारी क्षेत्र है वो बहुत फूला हुआ होता है। आपने क्या शायद कभी सोचा कि जो उनका आधारी क्षेत्र है वो फूला हुआ क्यों है? दोस्तों अगर आपने ऐसा सोचा होता कि उनका आधारी क्षेत्र फूला हुआ क्यों है, तो वो आपको समझ में आता कि ये चीज़ क्या है, द्वितीयक वृद्धि है। तो द्वितीयक वृद्धि की जैसे पेड़ पौधों का जो आधारी क्षेत्र है वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि। डन, 100% क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे आगे ये वाली बात भी बोल सकता हूँ कि जो द्वितीयक वृद्धि या जितनी भी वृद्धि हम पढ़ रहे हैं, ये द्वितीयक वृद्धि होती किस वजह से है। सबसे पहले तो एक बात याद रखना दोस्तों, पर्ण के अंदर और एक बीजपत्री पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहली तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या, वो रखनी है पर्ण व एक बीजपत्री पौधों में ये द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, अनुपस्थित।
दोस्तों जो द्वितीयक वृद्धि होती है, जिस जगह से होती है उसे हम बोलते हैं एधा। एधा का मतलब होता है कैम्बियम, यानी कि द्वितीयक वृद्धि जब होगी तो वहां पे क्या उपस्थित होगी, एधा। दोस्तों दो प्रकार की एधा होती है, जिनमें एक एधा को आप बोलते हैं संवहनीय एधा। क्या बोलते हो, संवहनीय एधा, और एक बोलते हो आप कॉर्क एधा। दोनों चीज पढ़ेंगे, कोई टेंशन मत लेना दोनों में। संवहनीय एधा का दूसरा नाम होता है वैस्कुलर कैम्बियम, और कॉर्क एधा को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। तो दोस्तों दो प्रकार की एधा हो गई, एक हो गई संवहनीय एधा, एक हो गई कॉर्क एधा। बात सही है। और मैंने आपको हमेशा से बोला ना, इस चैप्टर को बहुत ही लाइट लो, आराम आराम से, जैसे गरम गरम चाय पीते हैं ना, बहुत ही आराम आराम से चुस्की लेते हुए, ओहो मज़ा ही अलग है। और यही मज़ा हमको यहाँ पे लेना है। दोस्तों अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संवहनीय एधा की, तो संवहनीय एधा क्या होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। मैं आपको यहाँ पे एक अभी छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ों को और भी अच्छे से डिटेल करेंगे। दोस्तों अगर आपने ध्यान से सुना होगा या देखा भी होगा, तो मैंने ऐसे आपको दो संवहन बंडल बनाए थे और मैंने लिख दिया था, मैंने कहा यहाँ पे है जाइलम, तो यहाँ पे मान लो क्या है, जाइलम, और ऊपर की तरफ मान लो ये क्या है, फ्लोएम। और मैंने आपसे बोला था दोनों के बीच में क्या उपस्थित है, एधा। दोस्तों एधा जब विभाजित होगा तो कहीं ना कहीं कोशिकाएं बढ़ेगी, और ये बात मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बढ़ेंगी। मगर दोनों एधाएं जो होती है, इन एधाओं के बीच में आपने जब डायग्राम बनाया था, इससे पहले तने का भी बनाया था, तो आपने देखा था कि दोनों एधाओं के बीच में यहाँ पे कुछ ऊतक उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। यानी कि मृदु ऊतक। दोस्तों होता क्या है, होता ये है कि जब पेड़ पौधों को विभाजन करना होता है, तो पेड़ पौधे अपनी प्राथमिक वृद्धि तो पूर्ण कर लेते हैं, मगर पेड़ पौधों को उसके बाद अपनी द्वितीयक वृद्धि भी पूर्ण करनी पड़ती है। द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा, जो पेड़ पौधे होंगे वो अपने आधार में, अपनी मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। अब इसमें दो प्रकार की एधाएं उपस्थित हैं, या दो प्रकार के ऐसे ऊतक उपस्थित हैं जो विभज्युत्ता की काम करेंगे, जिसमें दोस्तों एक तो ये होती है, ये क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। इसे हम देखा जाए तो हम एक नाम भी बोल देते हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंतरापूलीय एधा। अब दोस्तों ये बात देखो, आप लोग सोचना है, केवल सोचने की बात है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे ये वाली एधा वृद्धि कर रही है, तो अंदर की तरफ यहाँ पर जाइलम उपस्थित होगा, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक जाइलम, और बाहर की तरफ फ्लोएम उपस्थित होगा, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक फ्लोएम। ऐसे दोस्तों यहाँ पे अंदर की तरफ जाइलम उपस्थित होगा, जिसे हम बोलेंगे द्वितीयक जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम उपस्थित होगा, जिसे हम बोलेंगे द्वितीयक फ्लोएम। अब ऐसी स्थिति में तो पेड़ जो होगा ना, उसका तना यहाँ से और यहाँ से फूल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसा डायग्राम बनाता हूँ और मैं कहता हूँ दोस्तों ये अंदर एधा उपस्थित है, ये संवहन ऊतक, और इसके बीच में यहाँ पे एधा है। अब देखा जाए अगर एधा वृद्धि कर रही है तो ये चौड़ा हो जाएगा, ये भी चौड़ा हो जाएगा, ये भी और ये भी। देखा जाए तो दोस्तों ये तो वृद्धि कुछ इस प्रकार की होगी, मगर आपने ऐसी वृद्धि नहीं देखी होगी। तना ऐसे देखा गया, ये बाहर गया, ये अंदर आया, ये बाहर गया, अंदर गया, नहीं ना, लगभग पूरा का पूरा गोलाई में होता है। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ पे इनके बीच में जो और कोशिकाएं या ऊतक उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मृदु ऊतक, उन मृदु ऊतक की कोशिकाएं वापस से अपने आप में क्या कर लेती है, विभाजन। और इस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इंटर
फेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा नाम क्या है इसका, अंतरपुलीय एधा। अब जब दोनों प्रकार की एधाएं काम करेंगी तो पेड़ पौधों में ये वाली कोशिका भी यहाँ पे विभक्त होगी, तो ये वाली जो चीज़ है ना ये ऐसे गोल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताइए। इसका मतलब है पेड़ पौधे का जो तना होता है वो गोल होता है। उसका एक रीज़न है, दोनों प्रकार की एधाएं काम करती हैं, जिसमें एक होता तो हो गई अंतरपुलीय, अंतरापुलीय, और एक हो गई अंतरपुलीय। बात सही है, क्लियर है अच्छे से। अब आइए यहाँ पे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इस संवहन ऊतक की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि संवहन ऊतक में ऐसे बहुत सारे और भी ऊतक होते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं एक बीजपत्री में, जहाँ पे देखा जाए तो इस प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है। हमने बोला एक बीजपत्री में नहीं मिलेगा, मगर दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अपवाद स्वरूप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपवाद स्वरूप कुछ एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है। और कौन कौन से दोस्तों अपवाद है, जैसे पाम, उदाहरण पाम में युक्का, ड्रेसिना, नारियल, एगेव, इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगी, द्वितीयक वृद्धि। याद रखिएगा दोस्तों, अपवाद है ये। मैंने आपको बोला कि प्राथमिक में तो आपको नहीं मिलेगी, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एक बीजपत्री भी होते हैं, मगर उन एक बीजपत्रियों के अंदर हमको कौन सी वृद्धि देखने को मिलती है, द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि संवहनी एधा क्या होगी दोस्तों, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, वो हमने क्या बोल दी, संवहनीय एधा। तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित है, ऐसी एधा को हम लोग संवहनीय एधा बोलते हैं। यहाँ तक दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं, 100% श्योर है अपन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात आप देखिएगा कि एक्चुअली इस द्वितीयक वृद्धि से होता क्या है। इस द्वितीयक वृद्धि से पेड़ पौधे स्थायी होते हैं। आपने देखा होगा, जब जनरली देखा जाता है कि जो द्विबीजपत्री पेड़ होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं। ऐसी स्थिति में द्विबीजपत्री पेड़ अगर बहुत ही बड़े हैं मगर उनका आधार स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आधार का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, आधार का स्थायी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आधार स्थायी होगा तो ऐसी स्थिति में आप बड़े बड़े पेड़ों को देख सकते हो कि बड़े बड़े पेड़ किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या स्टेबल है, आधार। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, इनमें जो आधार होता है उनको मोटा बनाने रखने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, द्वितीयक वृद्धि के द्वारा। और द्वितीयक वृद्धि कौन सी वृद्धि के बाद होती है, प्राथमिक वृद्धि के बाद। दोस्तों द्वितीयक वृद्धि में मैंने जैसे अभी आपको एक चीज़ बताई पैरेन्काइमा की, और मैंने आपको ये चीज़ शुरू से ही बताई थी कि मृदु ऊतक ही एक एग्जाम्पल है, अपवाद है, जो स्थायी ऊतक होने के बाद भी द्वितीयक वृद्धि करता है। और ये द्वितीयक वृद्धि कैसे करता है दोस्तों, ये अपने आप को विभेदीकरण कर लेता है। बताए थे आपको 3 चीज़, विभेदीकरण, विविभेदीकरण और पुनर्विभेदीकरण। तो ये विविभेदीकरण की एक अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया के द्वारा ये द्वितीयक वृद्धि जो होती है उस द्वितीयक वृद्धि को वापस से प्राप्त कर लेता है, यानी कि विभाजन की क्षमता वापस से इसके अंदर क्या हो जाती है, आ जाती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि। तो ये बात मेरे सारे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, इन सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें सबसे बड़ा अंतर अपवाद को छोड़ के किस चीज़ का है, द्वितीयक वृद्धि का, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो मोटाई होती है वो बढ़ जाती है और वो स्थायित्व प्रदान करते हैं। दोस्तों इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे कि कैसे आखिर पादप की आयु ज्ञात की जाती है, क्योंकि पादप बताएगा नहीं आपको कि मैं 50 साल का हूँ, मैं 100 साल का हूँ, मैं 500 साल का हूँ। हमें पता करना पड़ेगा कि पादप की उम्र क्या है, और अगर वो तरीका हमें आ जाए और वो तरीका हमें पता लग जाए कि हम किस तरीके से पादप की उम्र को के बारे में बता सकते हैं, तो दोस्तों कहने ही क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 100% वाली बात है ये। तो सभी दोस्तों को क्लियर है अच्छे से,
ठीक है। सो ये बात हम लोग अच्छे से समझ चुके कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि जनरली क्या होती है। द्वितीयक वृद्धि वो होगी जो प्राथमिक वृद्धि के बाद होगी, दो तरीके से होगी, संवहनीय एधा और कॉर्क एधा के द्वारा। कुछ बच्चे जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कॉर्क, सर ये शब्द कहीं सुना है? मैं पूछूंगा कहाँ सुना है, तो आप कहोगे सर एक जगह है जहाँ पे हमने सुना है। मैंने कहा कहाँ? सर जब सबसे पहले कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था ना तो हमने पढ़ा था। मैंने कहा क्या? सर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिकाओं से सजीव कोशिकाओं की उत्पत्ति की थी। और मैंने कहा सही में? कह रहा हाँ सर बिल्कुल। तो दोस्तों कॉर्क कोशिकाओं से ही मतलब उत्पत्ति दिखाई थी, सजीव कोशिकाओं की नहीं मगर कॉर्क कोशिकाओं को देखा था सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क कोशिकाओं को देखा था वो यही तो थी, वो यही तो है। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस में आगे चलेंगे। बात सही है। यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आपको पता लग गया कि द्वितीयक वृद्धि में बीच में द्वितीयक वृद्धि होनी क्यों ज़रूरी है। नहीं तो तना ऐसा होगा सांप सीढ़ी जैसा, जो देखने में और सोचने में भी बहुत ही मुश्किल लगता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात क्लियर है अच्छे से 100%। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। नोट करिएगा इसको अच्छे से। अब हम जरा द्वितीयक वृद्धि को बहुत ही अच्छे से खंगा लेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।